नमस्ते दोस्तों, पैसा मशीन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पैसा मशीन, आपके पैसा बनाने के सफर में आपकी साथी, और आप सुन रहे हैं आजकल की न्यूज जो चर्चा में है। नमस्कार, आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके कार्यकाल में जो टैरिफ्स लगाए गए थे और खास तौर पर उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, कैसा असर पड़ा। हाँ, ये काफी अहम विषय है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी विषय पर बनी एक विस्तृत पॉडकास्ट श्रृंखला के कुछ मुख्य अंश हैं और हमारा मकसद है इन टैरिफ्स के पीछे की पूरी कहानी समझना। मतलब सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि उद्योगों पर, नौकरियों पर, यहाँ तक कि वैश्विक राजनीति पर इसके असर को भी देखना। बिल्कुल। और ये बात वाकई सोचने वाली है ना, कि कैसे अमेरिका में लिया गया एक फैसला हजारों मील दूर भारत में सूरत के किसी कपड़ा निर्यातक से लेकर मान लीजिए लुधियाना के फैक्ट्री कर्मचारी तक इतने सारे लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल सकता है। सही कहा, ग्लोबलाइजेशन का ये एक अलग पहलू है। चलिए इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियादी बात से शुरू करते हैं। ये टैरिफ आखिर होते क्या हैं, कोई समझाएगा हमें? हाँ, ये समझना जरूरी है। टैरिफ अगर आसान भाषा में कहे तो ये बेसिकली आयात पर लगने वाला एक टैक्स या शुल्क है। अच्छा, इम्पोर्ट टैक्स। हाँ, इम्पोर्ट टैक्स मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाता है, आयात करता है, तो उस देश की सरकार उस सामान पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा सकती है। ओके। इसी चार्ज को टैरिफ कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बाहर से आने वाला सामान महंगा हो जाए, ताकि देश के अंदर बनने वाले मतलब जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको बाजार में थोड़ी कॉम्पिटिटिव एज मिल सके, लोगों ने ज्यादा खरीदें। ठीक है, ये तो स्पष्ट हुआ, पर ट्रंप प्रशासन ने अचानक इस रास्ते को क्यों चुना? उनकी वो अमेरिका फर्स्ट नीति जिसका जिक्र मतलब पूरी दुनिया में हुआ, उसका इस टैरिफ रणनीति से क्या कनेक्शन था? दरअसल अमेरिका फर्स्ट ही इस पूरी रणनीति के आप कह सकते हैं केंद्र में था। जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 में राष्ट्रपति बने तो उनका एक मुख्य चुनावी वादा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, वो नारा तो बहुत चला था। बिल्कुल। उनकी आर्थिक सोच का आधार ये था कि अमेरिका कई सालों से जो मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड डील्स करता आया है, उसकी वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। उनका ऐसा मानना था। हाँ, उनका मानना था कि चीन और कुछ हद तक भारत जैसे देशों ने इन समझौतों का फायदा उठाया है और अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे अमेरिका में फैक्ट्रियां बंद हुईं और नौकरियां देश से बाहर चली गईं। ओके। तो अमेरिका फर्स्ट नीति का मतलब था अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर रखना, भले इसके लिए पुराने समझौतों को तोड़ना पड़े या फिर नए टैरिफ लगाने पड़े। लक्ष्य साफ था, अमेरिकी उद्योगों को वापस लाना और अमेरिकी नौकरियां बचाना या फिर नई पैदा करना। लेकिन अमेरिका तो दुनिया के लगभग हर देश के साथ व्यापार करता है, फिर भारत ही क्यों निशाने पर आया? मतलब क्या कोई खास वजह थी जिनकी वजह से भारत पर ज्यादा फोकस किया गया? निश्चित तौर पर इसके पीछे कई कारण थे जो ट्रंप प्रशासन ने गिनाए। पहला, उनकी शिकायत थी कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। अच्छा। इसका सबसे चर्चित उदाहरण वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों का दिया जाता था। उन पर भारत में करीब 100% तक ड्यूटी लगती थी, जिसे ट्रंप बहुत ही ज्यादा मानते थे। हाँ, ये बात काफी उछली थी मीडिया में। बिल्कुल। दूसरा कारण था अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, खासकर आईटी सेवाओं और फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाओं के क्षेत्र में। और तीसरा और शायद सबसे अहम, अमेरिका का भारत के साथ बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। ओके, मतलब हम बेच ज्यादा रहे थे, खरीद कम रहे थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब भारत अमेरिका को जितना सामान बेच रहा था, निर्यात कर रहा था, उसकी कीमत अमेरिका से खरीदे जा रहे सामान यानी आयात से ज्यादा थी। तो ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिका के लिए एक तरफा और नुकसानदायक मानता था। और इन्हीं सब के बीच वो जीएसपी वाला मामला सामने आया। भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी स्कीम से बाहर कर दिया गया। ये सुनने में तो बड़ा तकनीकी लगता है, पर भारतीय निर्यातकों के लिए इसका मतलब क्या था? ये कितना बड़ा झटका था एक्चुअली? हाँ, ये तकनीकी जरूर लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा और बहुत सीधा था। जीएसपी जो है वो अमेरिका की एक पुरानी स्कीम थी, जिसके तहत वो विकासशील देशों के कुछ खास प्रोडक्ट्स को अपने बाजार में बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के आने देता था। अच्छा, ड्यूटी फ्री एक्सेस। हाँ, ड्यूटी फ्री एक्सेस। भारत के लिए इसका मतलब था कि करीब 2000 तरह के भारतीय उत्पाद, जिनमें इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, चमड़े का सामान, रसायन, ऐसी कई चीजें शामिल थीं, बिना किसी ड्यूटी के अमेरिकी बाजार में बिक सकते थे।
2000 प्रोडक्ट्स। हाँ, वाओ, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी रियायत थी ये भारतीय निर्यातकों के लिए। तो जून 2019 में जब भारत को इस लिस्ट से हटाया गया तो रातों रात इन सभी 2000 प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी टैरिफ लगने शुरू हो गए। ओह, मतलब इंक्लेक्टिया में हजारों भारतीय उत्पादों की कॉस्ट अमेरिकी बाजार में बढ़ गई। ये तो किसी भी निर्यातक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सही कहा, ये सिर्फ कीमत बढ़ने की बात नहीं थी, ये कंपटीशन में पिछड़ने की बात थी। रातों रात भारतीय उत्पाद अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे बांग्लादेश या वियतनाम, जिनके प्रोडक्ट्स पर शायद जीएसपी लाभ मिलता रहा, उनके मुकाबले महंगे हो गए। हाँ, उनका माल सस्ता हो गया रिलेटिवली। बिल्कुल, और इसका असर सिर्फ एक सेक्टर पर नहीं बल्कि कई अलग अलग सेक्टर्स में फैले छोटे बड़े निर्यातकों पर एक साथ पड़ा। यही जीएसपी हटने का सबसे पेचीदा पहलू था। इसका असर बहुत फैला हुआ और डाइवर्स था। तो इसका जमीनी असर दिखना कैसे शुरू हुआ? कौन से वो क्षेत्र थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दर्द महसूस किया? असर तेजी से दिखा और कई क्षेत्रों में महसूस किया गया। सबसे पहले और शायद सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कपड़ा और परिधान उद्योग, टेक्सटाइल एंड अपैरल। जीएसपी हटने से इन पर औसतन 5 से 7% की ड्यूटी लग गई। नतीजा, अमेरिकी खरीदारों ने तुरंत सस्ते ऑप्शंस ढूंढने शुरू कर दिए। जाहिर है। जैसे मैंने पहले कहा, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को इसका सीधा फायदा मिला क्योंकि उनके उत्पाद या तो ड्यूटी फ्री थे या उन पर कम ड्यूटी थी। क्या हमारे पास इसका कोई ठोस उदाहरण है कि किसी निर्यातक पर क्या बीती, मतलब कोई कहानी? हाँ, स्रोतों में सूरत के एक कॉटन शर्ट निर्यातक का अनुभव बताया गया है। उन्होंने साझा किया कि जीएसपी हटते ही उनकी लागत लगभग 6% बढ़ गई। उनके पुराने अमेरिकी खरीदार, जिनसे सालों का संबंध था, उन्होंने तुरंत वियतनाम से माल मंगाना शुरू कर दिया क्योंकि वहां कीमत कम पड़ रही थी। ओह माय गॉड, मतलब सालों का रिलेशन भी काम नहीं आया? बिल्कुल। इस निर्यातक को अपना कारोबार बचाने के लिए रातों रात नए बाजार खोजने पड़े। उन्हें मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों की तरफ जाना पड़ा, जहां व्यापार करना ज्यादा मुश्किल था और मार्जिन भी कम था। ये दिखाता है कि एक पॉलिसी चेंज का असर जमीन पर कितना सीधा और कभी-कभी कितना क्रूर हो सकता है। ये तो कपड़ा उद्योग की बात हुई। फार्मा सेक्टर का क्या? भारत तो दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, अमेरिका को बहुत सारी जेनेरिक दवाएं सप्लाई करता है। जरूर, फार्मा सेक्टर पर भी असर पड़ा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ सीधे टैरिफ से ज्यादा असर रेगुलेटरी सख्ती का हुआ। अच्छा, मतलब नियम कड़े कर दिए। हाँ, ट्रंप प्रशासन ने यूएसएफडीए यानी अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्पेक्शन और अप्रूवल प्रोसेस को और कड़ा कर दिया। भारतीय फार्मा कंपनियों के प्लांट्स के निरीक्षण बढ़ गए, मंजूरी मिलने में देरी होने लगी और कंप्लायंस की, मतलब नियमों के पालन की लागत भी बढ़ गई। जेनेरिक दवाओं का बाजार पहले से ही बहुत प्राइस सेंसिटिव होता है, मतलब कीमतों पर बहुत दबाव रहता है। ऐसे में ये बढ़ी हुई रेगुलेटरी कॉस्ट कंपनियों के मुनाफे, उनके मार्जिन को और कम कर रही थी। और आईटी सेक्टर, वहां तो शायद सीधा टैरिफ नहीं था? नहीं, आईटी सेवाओं पर सीधा टैरिफ नहीं लगाया गया था, लेकिन वहां असर दूसरे रास्ते से आया, वीजा नियमों के जरिए। अच्छा, H1B वीजा वाला मामला। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप प्रशासन ने H1B वीजा नियमों को काफी सख्त कर दिया। ये वही वीजा है जिसका इस्तेमाल भारतीय आईटी कंपनियां अपने प्रोफेशनल्स को अमेरिका में प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भेजती हैं। नियम कड़े होने, लॉटरी सिस्टम में बदलाव और जांच प्रक्रिया लंबी होने से भारतीय कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजना मुश्किल और महंगा हो गया। इससे उनके ऑन साइट प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स के साथ काम करने के तरीके पे असर पड़ा। और कृषि उत्पादों पर भी असर पड़ा था क्या? हाँ, भारत से अमेरिका जाने वाले कई कृषि और उससे जुड़े उत्पाद जैसे मसाले, झींगा मछली, ग्वारगम और कुछ खास रसायन, ये भी जीएसपी के तहत आते थे। ओके। तो जीएसपी हटने से इन पर भी ड्यूटी लगी, जिससे इनकी निर्यात लागत बढ़ गई। इसका असर सीधे तौर पर उन किसानों और छोटे मध्यम उद्यमों एसएमईज पर पड़ा जो इन उत्पादों के उत्पादन और निर्यात से जुड़े थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो कितना बड़ा असर था ये जीएसपी हटने का? हाँ, अनुमान है कि 2019 में जीएसपी हटने से भारत के करीब $6 अरब के निर्यात पर सीधा असर पड़ा और अमेरिका को होने वाले जो कुल भारतीय निर्यात की ग्रोथ रेट थी, उसमें भी कमी देखी गई। $6 अरब, ये तो काफी बड़ी रकम है। तो ये साफ है कि निर्यात के आंकड़ों पर तो असर पड़ा, लेकिन इसका भारत के अंदर उद्योगों पर, फैक्ट्रियों पर और सबसे महत्वपूर्ण वहां काम करने वाले लोगों की नौकरियों और रोजी रोटी पर कैसा असर पड़ा?
क्या तस्वीर वहां भी इतनी चिंताजनक थी? हाँ, असर केवल निर्यात के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। ये फैक्ट्रियों के दरवाजों तक और कामगारों के घरों तक पहुंचा। सबसे ज्यादा मार पड़ी छोटी और मध्यम इकाइयों यानी एसएमईज पर। जो शायद इतने बड़े झटके झेल नहीं सकते। बिल्कुल, ये वो इकाइयां होती हैं जिनके पास बड़े कॉरपोरेशंस जैसी वित्तीय ताकत या बाजार में तुरंत डाइवर्सिफाई करने के संसाधन नहीं होते। तिरुपुर, जो तमिलनाडु में निटवेयर क्लस्टर है, या सूरत का टेक्सटाइल हब, या फिर लुधियाना का हुजरी उद्योग, इन जगहों पर कई छोटी फैक्ट्रियां थीं जो काफी हद तक अमेरिकी ऑर्डर्स पर ही निर्भर थीं। तो जब ऑर्डर्स कम हुए या बंद हो गए तो नौकरियां गईं। निश्चित रूप से, जब निर्यात गिरा तो उत्पादन कम हुआ और इसका सीधा नतीजा नौकरियों में कटौती या फिर काम के घंटे कम होने के रूप में सामने आया। कपड़ा और चमड़ा उद्योग, जो काफी लेबर इंटेंसिव हैं, मतलब जिनमें ज्यादा लोगों की जरूरत होती है, उनमें हजारों लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा। कई जगह जो टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले थे, उन्हें सबसे पहले निकाला गया। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। इसके अलावा स्टील और एल्यूमिनियम पर भी वैश्विक टैरिफ लगाए गए थे, 25% स्टील पर, 10% एल्यूमिनियम पर, जिनसे भारत भी अछूता नहीं रहा। अच्छा, वो भी था। हाँ, भले ही भारत अमेरिका को बहुत ज्यादा स्टील या एल्यूमिनियम नहीं बेचता था, फिर भी इस कदम से भारत का स्टील निर्यात अमेरिका को लगभग 33% तक गिर गया। इन कंपनियों को अपना फोकस अमेरिकी बाजार से हटाकर घरेलू बाजार या अन्य देशों की तरफ मोड़ना पड़ा। और फार्मा में आपने मार्जिन कम होने की बात की थी। हाँ, फार्मा सेक्टर में भी, जैसा हमने बात की, मार्जिन कम होने और रेगुलेटरी दबाव के कारण कुछ छोटी कंपनियां जो शायद सिर्फ अमेरिकी बाजार के लिए ही उत्पादन करती थीं, उन्हें अपना कारोबार समेटना पड़ा या बंद भी करना पड़ा। क्या लोगों पर इसके मानवीय पहलू का कोई और उदाहरण है? हम अक्सर आंकड़ों की बात करते हैं, पर लोगों की कहानियां ज्यादा असर डालती हैं। जरूर। स्रोतों में लुधियाना की एक होजरी फैक्ट्री में काम करने वाले एक मजदूर का अनुभव दर्ज है। उन्होंने बताया कि कैसे ट्रंप के टैरिफ और उसके बाद जीएसपी हटने के असर से उनकी फैक्ट्री में काम अचानक बहुत कम हो गया। अच्छा। पहले जहां उन्हें हफ्ते में 6 दिन काम मिलता था, अब मुश्किल से 3 दिन का काम मिल रहा था। बाकी 3-4 दिन उन्हें घर बैठना पड़ता था बिना किसी कमाई के। उनकी आमदनी लगभग आधी रह गई थी। आधी आमदनी, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है, लेकिन ये उन हजारों लोगों की मुश्किलों को दर्शाती है जिनकी जिंदगी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक फैसले से उथल-पुथल हो गई। और इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी था, भविष्य को लेकर अनिश्चितता। हाँ, वो तो हो गई। निर्यातक परेशान थे कि अगला ऑर्डर मिलेगा या नहीं, कर्मचारी डरे हुए थे कि नौकरी रहेगी या नहीं। इसने कहीं ना कहीं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के फायदों पर भी सवाल खड़े किए कि क्या दूसरे देशों पर इतनी ज्यादा निर्भरता ठीक है। ये मानवीय पहलू वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अब यहाँ एक और एंगल आता है, भू राजनीति का। क्या ये सिर्फ व्यापार और डॉलर्स का खेल था, या इसमें देशों के बीच रिश्ते, ताकत का संतुलन और वैश्विक राजनीति भी शामिल थी? इसमें भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का तत्व बहुत महत्वपूर्ण था। दरअसल कई विश्लेषक मानते हैं कि ये टैरिफ केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल टूल, एक भू राजनीतिक हथियार भी थे। अच्छा, कैसे? देखिए, ट्रंप प्रशासन का मुख्य निशाना भले ही चीन था, जिसके साथ अमेरिका का बहुत बड़ा व्यापार घाटा था और तकनीकी क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा भी, लेकिन इस ट्रेड वॉर की चपेट में भारत जैसे अन्य देश भी आ गए। इसे कोलैटरल डैमेज कहा जा सकता है। मतलब निशाने पर कोई और था, चोट हमें भी लगी। हाँ, कुछ वैसा ही। अमेरिका ने इन कदमों से दुनिया को, खासकर अपने व्यापारिक साझेदारों को ये संदेश दिया कि वो अब अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेगा, भले ही इसके लिए उसे 10 पुराने व्यापारिक नियमों या समझौतों को क्यों न बदलना पड़े। अमेरिका फर्स्ट का यही मतलब था। ये तो भारत के लिए बड़ी अजीब स्थिति बन गई होगी। एक तरफ अमेरिका एक जरूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दूसरी तरफ उसी से ट्रेड वॉर जैसी स्थिति। हाँ, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक दुविधा, एक डिप्लोमैटिक डिलेमा था। एक तरफ अमेरिका, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और तकनीक के मामलों में भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार है। बिल्कुल। दूसरी तरफ वही अमेरिका भारत पर व्यापारिक दबाव बना रहा था, टैरिफ लगा रहा था, जीएसपी छीन रहा था। भारत को इस नाजुक संतुलन को साधना था, दोस्ती भी निभानी थी और अपने आर्थिक हितों की रक्षा भी करनी थी। ये बहुत मुश्किल काम था। और वो चीन वाला फैक्टर कैसे खेला? क्या ये उम्मीद थी कि अमेरिका चीन पर टैरिफ लगाएगा तो उसका फायदा भारत को मिलेगा, कंपनियां चीन छोड़कर भारत आएंगी? वो चाइना +1 वाली बात जो चल रही थी?
शुरुआत में ऐसी उम्मीदें बहुत जताई गई थीं। कई लोगों का मानना था कि जो अमेरिकी या अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन में बढ़ती लागत या टैरिफ से परेशान होंगी, वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चीन से हटाकर भारत जैसे देशों में ला सकती हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। हाँ, लेकिन हकीकत में ऐसा बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। जो कंपनियां चीन से निकली भी, उनका ज्यादा बड़ा हिस्सा वियतनाम, मेक्सिको, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में गया। अच्छा, भारत उतना फायदा नहीं उठा पाया। हाँ, उतना नहीं जितनी उम्मीद थी। शायद इसलिए क्योंकि इन देशों ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों में तेजी से बदलाव किए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या आसान लेबर कानून जैसे फायदे दिए। भारत को इसका उतना फायदा नहीं मिल पाया। तो क्या भारत ने कूटनीतिक स्तर पर इस स्थिति से निपटने की कोशिश की? जीएसपी बहाली या टैरिफ हटाने के लिए बातचीत हुई? हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार ने लगातार अमेरिकी प्रशासन के साथ कई स्तरों पर बातचीत की। व्यापार मंत्री से लेकर राजदूत तक सभी ने जीएसपी दर्जा बहाल करने और टैरिफ के मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की। कुछ नतीजा निकला? कुछ छोटे-मोटे मामलों में थोड़ी राहत मिली भी, जैसे कुछ स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों का टैरिफ में छूट मिली। लेकिन जीएसपी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया और टैरिफ का जो बड़ा असर था वो बना रहा। स्रोतों में दिल्ली के एक पॉलिसी एनालिस्ट का एक कथन है जो इस स्थिति को बखूबी समझाता है। उन्होंने कहा, ट्रंप के टैरिफ भारत के लिए एक रियलिटी चेक थे। रियलिटी चेक? हाँ, इसने हमें सिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दोस्ती और व्यापारिक हित दोनों अलग-अलग चीजें हैं और दोनों को साधने के लिए हमें व्यवहारिक और मजबूत होना पड़ेगा। ये रियलिटी चेक वाली बात काफी महत्वपूर्ण लगती है। तो ये तो हुए तात्कालिक असर, चुनौतियां और कूटनीतिक जद्दोजहद। अगर हम थोड़ा लंबा सोचें, तो क्या इस पूरे संकट से भारत ने कुछ सबक सीखे? क्या इन चुनौतियों से कुछ सकारात्मक बदलाव भी निकले? जरूर। देखिए, शॉर्ट टर्म में नुकसान तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। नौकरियां गई, निर्यात घटा, उद्योगों पर दबाव पड़ा। लेकिन अगर लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो इस संकट ने भारत को कुछ बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाए और शायद देश की आर्थिक रणनीति में कुछ जरूरी बदलावों की नींव भी रखी। अच्छा। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तात्कालिक दर्द शायद एक जरूरी दीर्घकालिक सबक लेकर आया। वो सबक क्या थे? सबसे पहला क्या था? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक था बाजार विविधीकरण, यानी मार्केट डाइवर्सिफिकेशन का महत्व। मतलब एक ही बाजार पर निर्भर न रहना। बिल्कुल। ये समझ मजबूत हुई कि अपना पूरा निर्यात सिर्फ एक या दो बड़े बाजारों जैसे अमेरिका या यूरोप पर केंद्रित रखना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अगर उन बाजारों में राजनीतिक या आर्थिक नीतियां बदलती है तो आपका पूरा निर्यात क्षेत्र अचानक संकट में आ सकता है, जैसा कि हुआ। तो भारत ने इस दिशा में क्या कदम उठाए? भारत ने ज्यादा सक्रिय रूप से नए बाजारों की तलाश शुरू की और मौजूदा गैर पारंपरिक बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार और उद्योग दोनों ने मिलकर मध्य पूर्व, अफ्रीका, आसियान देश, लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर खोजने शुरू किए। हाँ, वो लेदर जैकेट वाले निर्यातक का उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल। हमने पहले जिस लेदर जैकेट निर्यातक का उदाहरण सुना था, जिसने अमेरिकी बाजार बंद होने पर अफ्रीका और मध्य पूर्व का रुख किया, वो इसी विविधीकरण की कोशिश का एक उदाहरण है। ये तो हुई बाजारों के बाद। दूसरा बड़ा सबक क्या था? क्या इसका आत्मनिर्भर भारत अभियान से कोई कनेक्शन है? हाँ, दूसरा बड़ा सबक सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत की सोच से जुड़ता है। वो सबक था अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत। अच्छा, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाना। हाँ, टैरिफ संकट ने और उसके बाद कोविड-19 महामारी ने ये साफ कर दिया कि वैश्विक सप्लाई चेन पर बहुत ज्यादा निर्भरता के अपने गंभीर जोखिम हैं। अगर किसी वजह से सप्लाई चेन बाधित होती है तो देश की अर्थव्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति ठप हो सकती है। सही बात है। उपकरण, रिन्यूएबल एनर्जी के सामान और खासकर फार्मा सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स APIs के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि हम वैश्विक झटकों को बेहतर तरीके से झेल सकें। और व्यापार समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका में भी कुछ बदलाव दिखा। हाँ, तीसरा सबक ट्रेड नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट्स को लेकर भारत के रवैये से जुड़ा था। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे मल्टीलैटरल मंचों पर ज्यादा सक्रिय और मुखर भूमिका निभानी शुरू की,
अपने हितों की ज्यादा मजबूती से वकालत की। साथ ही RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते से बाहर रहने का भारत का फैसला भी इसी बदली हुई सोच को दर्शाता है कि भारत अब किसी भी समझौते में शामिल होने से पहले अपने किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं के हितों का ज्यादा बारीकी से आकलन करेगा। ये तो हुई सरकार और नीतिगत स्तर की बात। उद्योगों ने खुद को इस नई हकीकत के हिसाब से कैसे ढाला? क्या उन्होंने अपनी रणनीति बदली? जरूर, उद्योगों ने भी अडेप्टेशन दिखाया, अनुकूलन किया। स्टील उद्योग, जिसका अमेरिकी निर्यात प्रभावित हुआ था, उसने डोमेस्टिक मार्केट पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, खासकर सरकार के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो मांग आ रही थी उसे पूरा करने पर। ओके। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जैसी योजनाएं शुरू की ताकि घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों को बढ़ावा मिल सके। IT उद्योग ने रिमोट वर्किंग मॉडल को और बेहतर बनाया और डिजिटल सेवाओं के निर्यात पर फोकस बढ़ाया। और फार्मा उद्योग ने अपनी रेगुलेटरी चुनौतियों के बावजूद कोविड वैक्सीन के उत्पादन और वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए दुनिया में अपना विश्वास और साख फिर से मजबूत करने का प्रयास किया। तो हर सेक्टर ने अपने तरीके से इन चुनौतियों का सामना करने और नए रास्ते खोजने की कोशिश की। अब जबकि ट्रंप प्रशासन जा चुका है, बाइडेन प्रशासन सत्ता में है, तो क्या स्थिति बदली है? भविष्य कैसा दिखता है भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का, खासकर इन अनुभवों के बाद? बाइडेन प्रशासन के आने के बाद माहौल में कुछ नरमी जरूर आई है। कुछ पुराने टैरिफ्स की समीक्षा हुई है, कुछ में ढील दी गई है और रणनीतिक मोर्चे पर, खासकर चीन के संदर्भ में, भारत और अमेरिका के बीच सहयोग और बढ़ा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। हाँ, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डिफेंस टेक जैसे नए क्षेत्रों में पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वैश्विक स्तर पर प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद की प्रवृत्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सही। कई देश अब भी अपने हितों को पहले रखने की बात कर रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन की वो पुरानी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है। इसलिए भविष्य में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में सहयोग के क्षेत्रों के साथ साथ कुछ मुद्दों पर मतभेद या संघर्ष बने रहने की भी पूरी संभावना है। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? भारत के लिए आगे का रास्ता शायद यही है कि वो बाजार विविधीकरण की अपनी रणनीति पर कायम रहे और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी घरेलू आर्थिक और औद्योगिक बुनियाद को लगातार मजबूत करता रहे। ठीक है, तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में लगाए गए टैरिफ, खासकर वो GSP का हटाया जाना, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मल्टी लेयर्ड चुनौती लेकर आया। इसने न सिर्फ हमारे निर्यात को चोट पहुंचाई और उद्योगों पर दबाव डाला, बल्कि इसने हजारों नौकरियों को प्रभावित किया और भारत अमेरिका के जटिल भू राजनीतिक रिश्तों में एक नया तनाव भी पैदा किया। संक्षेप में कहूं तो ये टैरिफ भारत के लिए एक कड़वा घूंट थे, जिसने अल्पकाल में निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाया। लेकिन लंबी अवधि के चश्मे से देखें तो ये एक जरूरी रियलिटी चेक भी साबित हुए। हाँ, वो रियलिटी चेक वाली बात। हाँ, इसने भारत को अपनी व्यापार रणनीति पर फिर से सोचने, कुछ चुनिंदा बाजारों पर बहुत ज्यादा निर्भरता के जोखिम को समझने और अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल इसी बदले हुए नजरिए का प्रतीक है। तो कह सकते हैं कि तात्कालिक दर्द ने शायद दीर्घकालिक सुधारों का रास्ता खोला। और ये पूरी चर्चा हमें एक दिलचस्प सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा करती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस अनिश्चित वैश्विक माहौल में क्या किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा और तरक्की का असली राज व्यापार में रणनीतिक विविधीकरण, मतलब कई बाजारों में पैठ बनाना, और घरेलू आत्मनिर्भरता यानी अपनी जरूरतें खुद पूरी करने की क्षमता के बीच एक सही संतुलन बनाने में ही छिपा है? बहुत अहम सवाल है। इस सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। अगर आप भी सीखना चाहते हैं पैसा कमाने और बचाने के आसान तरीके, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए पैसा मशीन, आपका अपना फाइनेंस गुरु।